मैं भी ईमानदारी से कहूँगा, पिछले 3 दिन में कहीं दिक्कत देखी आपने? फर्क 3 दिन में नहीं है ही नहीं, 1 मिनट का भी कट नहीं आया। देखिए, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बिजली का ही कट आया है। उसका रीज़न है कि गर्मी अब के बहुत ज़्यादा है। ये 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कभी भी अप्रैल के महीने में 47 टेम्परेचर नहीं गया, 47 गया है। जब इतनी हीट होगी तो उसमें पावर कंजप्शन भी बढ़ेगी। नंबर 2, हरियाणा में 6304 गांव हैं। पहले नहीं था, पहले आधे गांव भी नहीं थे। हमने पिछले 7 साल में, आप ये समझो कि 5600 गाँव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जब 6300 में से 5600 गाँव, मतलब समझो कि 80% गाँव में 24 घंटे वो भी तो बिजली आ रही है। हर गांव में, ये सब गांव खड़े हैं, हर गांव में 10-5 एसी हर साल जुड़ते जा रहे हैं। जब 6000 गाँव में अगर 60,000 एसी नए जुड़ेंगे तो वो भी खपत है। गुड़गांव में आप जाएं, सबसे बड़ा डीएलएफ का शोरूम है। आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में 5-6 एकड़ तो लंबा है, उसमें हज़ारों एसी लगे होंगे। दिल्ली की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो बाहर आ रही हैं वो सब हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत में आ रही हैं। वो कंजम्पशन भी हमारे पे आती है। इसके अलावा दिल्ली से जो रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि दिल्ली जितनी बढ़ ली, ये तो हसनापुर से लेके अब तक की राजधानी है, तो जितना अंसल, डीएलएफ, यूनिटेक, उसके बाद आपका वाटिका, इसके बाद टीडीआई, जितने ग्रुप हाउसेज वहाँ बाहर बन रहे हैं, उनमें आप ये समझो कि हर साल हज़ारों लाखों फ्लैट बन रहे हैं। एक फ्लैट में 4-4 एसी लग रहे हैं। तो हम पे दिल्ली का जो लोड है वो भी आप ये समझो कि हरियाणा पे 40-50% लोड हम पे आ रहा है। इसके बावजूद भी हम और स्टेटों से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब होने के बाद भी हम बहुत बेहतर संभाल रहे हैं। अभी 3 दिन में कोई कट नहीं लगा, पर मैं इसे रूल आउट नहीं करता। कभी भी बीच में हो सकता है कि कभी 10 मिनट 20 मिनट, जब इतनी गर्मी पड़ रही है, हमारे कंडक्टर भी हीट हो जाती है, कहीं भी कोई भी हादसा भी हो जाता है। तो पर हमारी कोशिश है कि हम लोगों को तकलीफ़ नहीं आने दें। हमें कितनी महंगी सस्ती बिजली लेनी पड़े, हमने प्रेस रिलीज भी कराया, मैंने ट्विटर पे भी डाला है। जो 2014 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक साइन करके, उस कैबिनेट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे और उसमें रणदीप सिंह उस कैबिनेट का मिनिस्टर था। ये ग्रिड जो है नेशनल, जिसे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर कहते हैं, वो भारत सरकार का है। पूरे देश की बिजली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने का काम वो करते हैं, हम नहीं करते। जैसा वो करें, हम गुजरात करते हैं, हम कर ही नहीं सकते, वो करते हैं। अब जब वो हुआ, उस वक़्त फैसला हुआ तो सरकारों से पूछा गया, तो हरियाणा सरकार ने इसी पे लिख के दिया था कि भाई ये सारा जो है वो सेंटर इसको करेगा। तो खुद आपका रणदीप सिंह उसका एक पार्ट है। हमने नहीं करा, ये फैसला तो पहले हो गया। ये 2013-14 में हमारी सरकार आने से पहले ये भारत सरकार के पास होगी। नेशनल ग्रिड इसको चलाती है, हमारा कोई काम ही नहीं है। तो बेबुनियाद एलिगेशन लगाने का फ़ायदा नहीं। आदमी वो बात कहे जिसके लिए 7 आदमी खड़ा होकर से कह दिया ना, सेंटर इस बात को करता है, नेशनल ग्रिड भारत सरकार की संपत्ति है, वो ट्रांसफ़र करते हैं, हम कर ही नहीं सकते। ना यूपी कर सकता है, ना हम कर सकता है, वो ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ले सकते। राजनीतिक बयानबाजी, वो राजनीतिक बयान है, टोटल राजनीतिक बयानबाजी है। जेलों के सुधार के लिए आप वोट करते हैं? देखिए, जेलों में हमने पेट्रोल पंप भी लगवाया, काफ़ी सुधार करा। कुरुक्षेत्र में 1 पंप लगाया है, एक नहीं, ऐसे हम 11 पंप लगाने जा रहे हैं। हाईवे पे ज़मीनें हमारी, और उस पर पेट्रोल पंप लगाएंगे, हमारे जेल के खर्चे निकलेंगे, जेल को प्रॉफिट मिलेगा। और जो कितने हज़ारों लोग तो मुलाकाती आते हैं, और कितने लोग वहाँ से निकलेंगे, तो जेल के देखिए, जब एक टूरिज़्म वालों का जो पंप है, उससे लोग समझते हैं कि ये सरकारी पंप है, इसमें मिलावट नहीं होगी। तो इसमें हमारी एक अकाउंटेबिलिटी है कि जेल का सरकारी पंप है, इसमें तेल में मिलावट नहीं होगी, तो लोग उसको ज़्यादा। आपने बता रहा हूँ, हमारा इलाका ज़्यादा किन्नू है। मेरे अपने 50 एकड़ में किन्नू का बाग है। अब के हमारे जो आम बाग गए थे 3 लाख 4 रुपये एकड़ से गए हैं, और जिसका बहुत अच्छा मेंटेन था 7-8 लाख रुपये अभी गए हैं, और कुछ बाग गए हैं वैसे। अब इस सिरसा में आप कालावाड़ी क्षेत्र में जाए, मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा वो टैंक बने हैं, जिसमें फिशरीज़ का झींगा मछली का पालन कर रहे हैं। वो जो लोग बता रहे हैं, मैं जो सुन रहा हूँ, और हमारे जो मिनिस्टर बता रहे हैं एग्रीकल्चर, एक एकड़ में 10-10 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो आपको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर से दूसरे पे आके, आपको कमर्शियल खेती है उस पर आना पड़ेगा। और इसमें हरियाणा बहुत लीड कर रहा है। अब हम तालाब भी बनवा रहे हैं सब जगह। ये एक हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बेहतरीन और आगे का लंबी सोच का फैसले हैं रहती है।
जो देता है उसको हम पे उनके भी मांगे आती हैं, गौशाला वालों की भी आई, दूसरों की भी आई, हैचरी वालों की भी आती है। गौशालों का क्योंकि एक ऐसा था जिसमें हम सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं, हमने 7 रुपये से 2 रुपये किया। हम देखेंगे जैसे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगी, हम लोगों के इस पोजीशन में होंगे तो सब जगह हम करें। से वाले आए थे, उससे बहुत ही जेल की खुदाई भी हुई थी। दोबारा भी हम सोच रहे, अभी नाबार्ड की टीम फिर आई थी, उसमें हमारी मुख्यमंत्री जी थे, पूरी कैबिनेट को वो एड्रेस करके गए, उसमें भी इस बात को फिर हमने उठाया। पर ये फैसले भारत सरकार के हैं, वो कब करेंगे नहीं करेंगे इसमें समय लगता है, पर हमारा बिल्कुल इस पर ध्यान है। मेरे हल्के का है कि इस लेक को जितना हम बढ़ाएं, अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाएं, इसको करवाएं। जो साहब डायमनिक पर बहुत बढ़िया है। जब भी देखिए ऐसे जब प्रोजेक्ट उठते हैं ना, तो उनमें से कहते हैं इंसिडेंटल डेवलपमेंट्स, कि उसके साथ साथ अपने आप ही रोज़गार पैदा होते हैं। कोई मच्छी बेचने जाएगा, कोई यहाँ टूरिज़्म की चाय की दुकानें बनेंगी, कोई फ्रूट की स्टॉल लगेंगी, कोई दही वल्ले की स्टॉल लगेगी, और लोगों को जो इस इलाके में है ना काम करने को, किसी को रिक्शा चलाने का मौका मिलेगा, किसी को ऑटो चलाने का, कोई टैक्सीज आएंगी, तो अपने आप ही दूसरे काम इसके साथ चलेंगे। निश्चित तौर पे बीजेपी कहेगी, हरियाणा में 2 टर्म पूरी कर ली, हम तीसरी टर्म भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सब पार्टीज, अब कांग्रेस कहीं नहीं है, ख़त्म है, सामने कोई हमारे चैलेंज है ही नहीं, दूसरा कोई पार्टी है नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष बदलने से क्या फर्क पड़ा? देखिए, हुड्डा साहब हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी इस बात से कदर करता हूँ कि एक बार कांग्रेस के धरना दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ 10 साल, मैं जाके ये क्लर्कों वाले काम, सड़क पे जाके धरना देना, ये काम मैं मेरी गरिमा के अनुरूप है। इस बात से मेरे मन में उनके लिए इज्जत बढ़ी है। पर उन्होंने भी कांग्रेस में देखा कि इंदिरा गांधी ने, सोनिया गांधी ने जब अध्यक्ष बनाए तो उन्होंने तंवर को बना दिया जिसका कुछ नहीं था, फिर उन्होंने आगे फूलचंद मौलाना को बना दिया, उसका कुछ नहीं था, फिर उन्होंने आपका इसको बना दिया, शैलजा को बना दिया, उसका भी कुछ नहीं था। तो हुड्डा साहब भी ये सोच के काम करते हैं। देखिए, किरण बनती, कुलदीप बिश्नोई बनता तो उनका एक कद था, करण दलाल बनते तो उनका कद था, अगर आपके रघुवीर सिंह कादियान बनते तो उनका कद था, पर उन्होंने उदयभान को ऐसे को बना दिया। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं करना, 4 दिन पहले अगर वो सरसा शहर में घूमते हो, कोई सरसा में, ज़िले में, किसी भी हरियाणा में पूरे में कहीं भी उदयभान 5 दिन पहले घूमता, उससे कोई नहीं पहचानता उदयभान कौन है, ये कौन आदमी जा रहा है। अगर 0 0 0 आप 5 0 जोड़ दे रहे हो, उससे 99 0 जोड़ दें तो वो 1 नहीं बनेगा, वो 0 ही रहेगा। इनका कोई, कांग्रेस ख़त्म होगी, कांग्रेस का खेल ख़त्म हो गया। प्रियंका ने कैंपेन करा, 2 सीट आई है, 425 का हुए, जो उत्तर प्रदेश उनका अपना जिला है। अगर हम सरसा ज़िले में चौधर नहीं कर सकते तो हमें बाहर जाके कौन करने देगा। जब यूपी में जो उनके लीडरशिप है, उनका कांग्रेस का आधार का, कांग्रेस एक गया हुआ बीता हुआ इतिहास हो गया, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। और उदयभान उस गयाराम निर्दलीय विधायक के बेटे हैं जिनके नाम पे पूरे हिंदुस्तान में कहावत आया राम गया राम था। एक दिन वो देवीलाल के साथ थे, अगले दिन राव वीरेंद्र सिंह के साथ थे, फिर सुबह देवीलाल के साथ थे, शाम को तब एक हीरानंद आर्य होते थे, तब इन दोनों के नाम से आया राम गया राम। ये 67-68 की बातें हैं। उस टाइम कहावतें बनी थी। हाँ, कहा ये चला ही चर्चा ये था। क्या मानना जी, अगला चुनाव जो आप बीजेपी के नेतृत्व में लड़ेंगे? देखिए, टेक्निकली हमारे सीएम भी कह रहे थे, मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते। जिस दिन मुझे पार्टी कहेगी मैं ज्वाइन कर लूँगा। मेरा एक तय है कि मैं ना कांग्रेस में जा रहा, ना आम आदमी पार्टी में जा रहा, चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी मुझे कहेगी बीजेपी से लड़ो तो बीजेपी से लड़ूंगा, मुझे कहेगी आप 12 के लड़ो तो 12 के लड़ूंगा, चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा। पर मैं टोटल एक ऑप्शन मेरे सामने एक ही है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी के साथ पार्टी से मेरी पहली चॉइस होगी उनके साथ लड़ूं। उन्होंने नहीं दी तो बाहर से लड़ के भी जीत के बीजेपी के साथ रहूँगा, चाहे उनकी सरकार बने नहीं बने। मेरा उनसे एक आत्मा से लंबा समझ, बिल्कुल मैं मानता हूँ बीजेपी बनेगी। बीजेपी अगले नहीं 25-30 साल, देखिए कांग्रेस सामने विकल्प नहीं था। लोग विपक्ष को वोट जब डालते हैं, जब उन्हें दिख जाए आया विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में है। आज विपक्ष है ही नहीं, सामने कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय एक पार्टी बन गई। लोग गठबंधन की सरकारों से तंग आ गए। गठबंधन की सरकारों से देश 20 साल पीछे जाता है। लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट बनाओ जो चला सके।